Hi lovely people, I am Sakshi. So today I am going to share my worst medical exam experience. ये एग्ज़ाम मतलब नीट नहीं है, इट्स अ पैरामेडिकल और नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, मतलब मैं उस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगी बट लेकिन उसी में होता है। मैं पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दे रही थी, मेरे जो 2 फ्रेंड्स थी वो नर्सिंग का एग्ज़ाम दे रही थी और ये एग्ज़ाम मैंने दिया था लास्ट ईयर जून में, 18 जून को, मुझे अभी तक डेट याद है। हुआ क्या था कि इसमें उसका फॉर्म फिल करना था। मैंने पैरामेडिकल में BMLT का फॉर्म फिल किया था, विच इज़ बैचलर्स ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन। उसमें फ़ॉर्म वो 3000 का था, काफ़ी महंगा था वैसे बाकी सब फॉर्म से, बट वो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेडिकल फॉर्म तो ऐसे ही होते हैं। मैंने इसका फॉर्म फिल किया था आई थिंक मई में फ़िल किया था, मई के स्टार्टिंग में ही फ़िल किया था, या अप्रैल में, आई एम सॉरी, अप्रैल में मैंने फ़िल किया था, अप्रैल के लास्ट में फ़िल किया था लास्ट ईयर। और मेरा एग्ज़ाम जून में था। क्या हुआ था कि इसमें मुझे मतलब जैसे होता है कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें आपको यूट्यूब पे क्लासेस मिल जाती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं टीचर्स, बट मुझे इस एग्ज़ाम का एक सिंगल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिला था। मतलब इस टाइप का इनका एग्ज़ाम होता है, मतलब ना ही पैरामेडिकल ना ही नर्सिंग में भी यही हाल था, बट लेकिन नर्सिंग का ये था कि कुछ कुछ पर्टिकुलर चैनल्स मतलब इसकी क्लासेस करवा रहे थे, बट लेकिन पैरामेडिकल में ज़ीरो थी, एकदम ज़ीरो, कोई भी क्लासेस नहीं मिल रही थी। मैं मतलब 1 महीने पूरा मई, मतलब मैंने अप्रैल में फॉर्म फिल किया था, पूरा मई मैं एकदम ब्लैंक थी कि मैं कहाँ से पढूँ। मतलब इतना तो पता था कि 12th से ही सब कुछ आना है, PCB से, बट मैं इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी कि मतलब एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बट मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। फिर एक पर्टिकुलर चैनल मिला जिस पे वो मतलब लाइक नर्सिंग और पैरामेडिकल की क्लासेस करवाते थे, तो मैंने उससे क्लास किया। और इवन मैं कभी कभी तो नर्सिंग की क्लासेस करती, क्योंकि PCB तो दोनों में ही सेम था, बस एक ये था कि उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड था, मेरे में इंग्लिश था कि जीके था, जीके। तो मैं उनसे क्लासेस करती थी। मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, मतलब 12th का तो सब कुछ पढ़ा ही हुआ था, 12th का तो सब कुछ पढ़ा ही हुआ था, दोबारा सब रिवीजन किया। मतलब मैंने अपना बहुत ज़्यादा मेजर फोकस बायो और केमिस्ट्री में रखा था, क्योंकि फ़िज़िक्स मेरी थोड़ी सी वीक थी, बट लेकिन हाँ फिर भी मुझे पढ़ने में मज़ा तो नहीं आती थी, बट लेकिन मैंने बहुत फोकस रखा था उस पर, और मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर भी किया था। तो जब उसके बाद मैं जब एग्ज़ाम देने गई, मैंने जब क्वेश्चन पेपर खोला तो लाइक बायो और केमिस्ट्री सेक्शन, जीके और इंग्लिश तो काफ़ी अच्छा था। फ़िज़िक्स पूरा ही पलट दिया एकदम, मतलब इतना ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस थे फ़िज़िक्स में कि मैं क्या बताऊँ। मतलब इतने ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस थे कि मैं, ऐसा लग रहा हो कि मैं पैरामेडिकल का नहीं, नीट का एग्ज़ाम देने आई हूँ। मतलब इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस थे जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, जो मैंने उन मतलब ऑनलाइन क्लासेस में भी नहीं देखा था। फिर जैसे तैसे मैंने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद फिर 18 जून को मैंने एग्ज़ाम दिया था। फिर मेरा रिज़ल्ट आया था, फर्स्ट और सेकंड जुलाई। नर्सिंग वालों का रिज़ल्ट पहले आया, और मतलब पहले आंसर की आई, फिर उसके बाद रिज़ल्ट आया। तो जब आंसर की आई तो इन लोगों ने, मेरी दोनों फ्रेंड्स ने, उन लोगों ने आंसर की मैच की, तो इनका था कि हाँ कि नहीं, आंसर की तो मैच हो रही है, बहुत अच्छे मतलब मार्क्स आएंगे, हमें तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। फिर उसके जस्ट बाद फिर जब रिज़ल्ट आया, जब रिज़ल्ट आया तो लाइट आ गई बाय द वे। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो जितना इन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, मतलब नर्सिंग का पहले रिज़ल्ट आया था, अभी तक मेरा रिज़ल्ट नहीं आया है, मतलब नर्सिंग का पहले रिज़ल्ट आया था, और जितना इन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था नहीं आए थे मार्क्स। मतलब आंसर की मैच हुई इनकी, बट लेकिन मार्क्स उतने नहीं आए, और मतलब मेरा एग्ज़ाम भी तब तक हो गया था, और मतलब दोनों इतना ज़्यादा परेशान। मेरी मतलब बात हुई तो उन देवर लाइक कि यार हमने तो इतना अच्छा एग्ज़ाम दिया था, आंसर की भी हमारी मैच हो रही थी, तो लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया था उतने आंसर ही नहीं आए हैं, मतलब मार्क्स ही नहीं आए, आई एम सॉरी। और मतलब मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जब एग्ज़ाम अच्छा गया है, आंसर की मैच हो रही है, तो फिर मार्क्स क्यों नहीं आए हैं। तो देवर लाइक पता नहीं क्यों नहीं आए, मतलब हमने तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था कि इतने मार्क्स आएंगे कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज तो डेफिनेटली मिल जाएगा। तो लाइक मैं भी थोड़ा सा टेंशन में आ गई, क्योंकि बिकॉज़ मेरा भी रिजल्ट था, तो देवर लाइक कि कुछ भी है जो भी है, काउंसलिंग तो करवानी ही है। उस टाइम पे तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं था। फिर उसके बाद आया मेरा रिज़ल्ट पैरामेडिकल का, और सेम चीज़ मेरे साथ हुई। मतलब पहले आंसर की आई थी, बट मैंने आंसर की चेक ही नहीं की थी। मेरा ये है कि मुझे डायरेक्ट रिज़ल्ट देखना है, मुझे उससे पहले आंसर की देखनी ही नहीं है कि मुझे कुछ भी ऐसा ट्रॉमा मिले थोड़ी देर का, ऐसा कुछ हो कि
मुझे टेंशन मिले, क्योंकि बिकॉज़ मैं बहुत बड़ी ओवर थिंकर हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर जाती हूँ। तो इसलिए मैंने आंसर की, जब मेरी आंसर की आई थी तो मैंने चेक ही नहीं किया आंसर की। मैंने कहा मैं देखूँगी, डायरेक्ट रिज़ल्ट देखूँगी मैं आंसर की देख के जो 10 दिन मेरे 10 दिन 5 दिन जो शांति से जाने वाले हैं, मैं उनको ख़राब नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट रिज़ल्ट देखूँगी। तो फिर 1 या 2 जुलाई को मेरा रिज़ल्ट आया और सेम चीज़ मेरे साथ हुई। मतलब मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, बट सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई कि मेरे भी रिज़ल्ट में जितने मार्क्स मैंने एक्सपेक्ट किए थे नहीं आए। मतलब मैंने तो चलो आंसर की चेक नहीं की थी, बट लेकिन मैंने जो एक्सपेक्ट किया था कि मुझे जो था कि मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि हाँ, कि मेरे भी इतने मार्क्स आ जाएंगे, वो नहीं आए। और मेरा एकदम दिमाग ख़राब हो गया कि ये क्या है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इतने मार्क्स आएंगे, ये मेरे साथ भी सेम चीज़ कैसे हो गई। मतलब मैं सोच रही थी कि यार मेरे बिकॉज़ मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था, मतलब फ़िज़िक्स एवरेज गया था, बाकी बाकी बायो, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जीके वाज़ बहुत अच्छा गया था। और मेरे मार्क्स भी सेम, कि मेरे मार्क्स भी नहीं आए जितने मैंने एक्सपेक्ट किए थे। और फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब इतना अच्छा एग्ज़ाम गया है, सिर्फ फ़िज़िक्स एवरेज गई थी तो ठीक है, मैं मानती हूँ फ़िज़िक्स एवरेज गई, उसमें मार्क्स उतने नहीं मिले तो मैं वो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, एक्सेप्ट कर सकती हूँ। बट लेकिन फिज़ि बायो, केमिस्ट्री, इंग्लिश तो मेरी इतनी ज़्यादा अच्छी है, और जीके में भी क्या था, बट लेकिन क्या है ये, मतलब जितने मैंने एक्सपेक्ट किए थे नहीं आए थे। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया कि यार ये क्या है, सेम चीज़। फिर मैंने बताया उन लोग को कि यार सेम चीज़ तो मेरे साथ भी हो गई, और इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि रिज़ल्ट आ गया है, अब क्या ही हो सकता है उसमें। तो फिर हुआ कि यार अब जाने देते हैं, काउंसलिंग के लिए अब ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या पता मे बी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। बिकॉज़ हो सकता है कि सारे बच्चों के साथ रिज़ल्ट में ऐसा हुआ हो, तो शायद थोड़ा सा कट ऑफ नीचे जाए कि गवर्नमेंट कॉलेज हमें मिल जाए। तो मेरे फ्रेंड्स ने, जब उन दोनों ने लाइक करवाया, तो दोनों को तो प्राइवेट कॉलेज मिले। एक ने तो लाइक प्राइवेट कॉलेज ले लिया, एक ने ड्रॉप लेने का डिसाइड किया, क्योंकि कॉलेज अच्छे नहीं थे प्राइवेट, और जेन्युइनली नहीं ही थे। वो पूरा कॉलेज गई थी, देख के आई थी, और नहीं ही थे। उसने मुझसे खुद बोला, तो शी वाज़ लाइक कि मैं अब ड्रॉप लूँगी, मैं नेक्स्ट ईयर फिर से एग्ज़ाम दूँगी। तो फिर अब मेरी बात करते हैं। तो फिर मैंने भी काउंसलिंग करवाई। जो मेन स्टोरी स्टार्ट होती है, जो सबसे बेकार एक्सपीरियंस, ये तो थोड़ा सा बेकार था, अब इसके बाद तो और भी ज़्यादा बेकार होने वाला है। तो हुआ क्या कि मैंने फ़र्स्ट काउंसलिंग करवाई, जिसमें काउंसलिंग में आपको सिक्योरिटी के उस पर एक सिक्योरिटी फ़ीस सबमिट होती है काउंसलिंग में, जो 5000 सबमिट करनी थी, और काउंसलिंग फ़ीस थी 500, टोटल 5500 हमें सबमिट करना था। तो मैंने उसको पूरा किया। मैंने कॉलेजेस चूज़ किए, सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस चूज़ किए, 1-2 प्राइवेट चूज़ कर लिए, सारे कॉलेजेस लिए, मतलब जितने थे मैंने मोस्ट ऑफ द सारे कॉलेजेस ही चूज़ कर लिए थे कि बिकॉज़ कोई चांस ना रहे। मतलब मैंने टॉप पे सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस रखे, फिर उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस रखे। फिर मैंने सारी काउंसलिंग करवाई, फिर काउंसलिंग का रिज़ल्ट आया। अब गवर्नमेंट कॉलेज मुझे अलॉट नहीं हुआ, मुझे हुआ प्राइवेट कॉलेज अलॉट, और जो बहुत ज़्यादा दूर हो रहा था। तो और मुझे वो चाहिए भी नहीं था, बिकॉज़ वो उतना अच्छा कॉलेज था भी नहीं। मैंने काफ़ी उसके बारे में गूगल वगैरह पे देखा था, काफ़ी चीज़ें देखी थी, और तो ये था कि वो कॉलेज उतना अच्छा नहीं है, मतलब काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अच्छी नहीं हैं। तो फिर मैंने, अब उसमें क्या था कि जब इनका काउंसलिंग का पीडीएफ आया था, तो एक तो इनके इसमें ऐसा पीडीएफ पढ़ के ऐसा लगेगा ना कि अगर आप पीडीएफ पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि ये डेस्परेट है कि आपके पैसे रिफ़ंड कभी हो ही ना, क्योंकि जो 5000 था वो रिफ़ंड होना था। वो उसका ये था कि अगर आपका एडमिशन नहीं होता है, या अगर आपका एडमिशन हो जाता है, तो वो 5000 आपको रिफ़ंड हो जाएंगे, बल्कि 500 रिफ़ंड नहीं होंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है 5000, और 5000 मैंने अपने पास से दिए थे, मतलब मैंने घर से नहीं लिए थे। मैंने कहा कि यार जब बाद में रिफ़ंड हो ही जाने हैं तो मैं क्या ही घर से लूँ। तो फिर मैंने उसको जो पे किया था वो मेरे खुद के पैसे थे, मतलब 5500 ही समझो, वो मेरे खुद के जो मैंने सेव किए थे वो थे। क्योंकि मुझे लगा कि जब ये रिफ़ंड हो ही जाने हैं तो फिर मैं क्या ही घर से लूँ, कोई मतलब ही नहीं है। जब रिफ़ंड हो जाएगा तो फिर क्या ही मतलब है। तो वो मैंने खुद से दिए थे। तो उनके पूरे पीडीएफ में ये लिखा था, उनका मतलब पीडीएफ में ये था कि अगर आप कॉलेज एक्सेप्ट करके कॉलेज जाते नहीं हो, जैसे जो कॉलेज एक्सेप्ट करने के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और फाइनल जो 40,000 आपको सीट कंफर्म करने के लिए फ़ी देनी रहती है, अगर आप उसको नहीं देते हो तो आपका 5000 जो आपका है वो आपको रिफ़ंड नहीं होगा। जो कि ठीक है, हाँ ठीक है, अगर एक्सेप्ट किया है कॉलेज तो, और अब नहीं जाते तो वो हमारी गलती है, हमने एक्सेप्ट कर लिया है। तो
नहीं जाते हैं तो वो हमारी गलती है, तो 5000 वो कटना वो मुझे ठीक लगा, ओके फ़ाइन। और ये भी था, और ये भी हाँ हाँ ये था। और सेकंड चीज़ ये थी कि अगर जैसे अगर आप 40,000 दे देते हो और उसके बाद आप कॉलेज रिजेक्ट करते हो तो आपके 40,000 भी चले जाएंगे। ये भी था उनके यहाँ पे कि अगर जैसे 40,000 आपने सबमिट कर दिया और अब आपको लग रहा है कि कॉलेज अच्छा नहीं है, या आपने दूसरी काउंसलिंग के लिए कर लिया और आपको गवर्नमेंट मिल रहा है, तो 40,000 भी नहीं रिफ़ंड होंगे। ये चीज़ थी। अब उसके बाद मतलब मैंने ये सब चीज़ें पढ़ी, फिर भी थोड़ा सा मुझे डबल श्योर होना था कि मतलब कि कहीं मेरे 5,000 चले ना जाएं, बिकॉज़ 5,000 काफ़ी अमाउंट होते हैं किसी किसी भी बच्चे के लिए, किसी के लिए भी काफ़ी अगर अमाउंट है, मेरे लिए तो है, मेरे लिए तो 5,000 बहुत अमाउंट है, काफ़ी बिग अमाउंट है मेरे लिए। तो फिर मैंने वो पूरा पीडीएफ तो पहले से ही पढ़ के रखा था, मैंने दोबारा भी पढ़ा क्योंकि मुझे वो कॉलेज नहीं चाहिए था, जो मुझे प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ था, मुझे वो कॉलेज नहीं चाहिए था। तो मैंने वो चीज़ें पढ़ी, फिर मैंने सोचा कि मैं डबल श्योर होने के लिए, उनका हेल्पलाइन नंबर रहता है, तो मैंने उनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया कि मैंने पूछा कि मतलब हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया, एक सर ने कॉल उठाया था, मतलब सर भैया जो भी वॉटेवर वो थे, तो उनसे मैंने पूछा कि मुझे ये कॉलेज अलॉट हुआ है प्राइवेट कॉलेज, और पर लेकिन मुझे ये कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, मतलब मुझे कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे सेकेंड राउंड के लिए जाना है। तो अगर मैं इस कॉलेज को अभी रिजेक्ट कर देती हूँ यहाँ पे रिजेक्ट के ऑप्शन पे, तो क्या मेरे जो 5500 हैं वो मुझे रिफ़ंड नहीं होंगे, मतलब 5000 जो रिफ़ंड नहीं होंगे। तो उनका कहना था कि या फिर मुझे सेकेंड राउंड में 5000 फिर से पे करना पड़ेगा क्या। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपको सेकेंड राउंड में अगर आप अभी रिजेक्ट कर दे रहे हो, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया है और रिजेक्ट कर देते हो, तो आपको फिर सेकेंड राउंड में 5,000 नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ 500 देना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 500 देना पड़ेगा, 5,000 नहीं देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा ठीक है 500 तो ओके मैं दे दूँगी, चलो चलता है, अब क्या कर सकते हैं। तो उतनी मैंने उनसे मतलब मैंने उनसे 2 बार पूछा कि सर मुझे 5,000 नहीं पे करना रहेगा ना सेकेंड राउंड में, सिर्फ 500 करना रहेगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ सिर्फ आपको 500 पे करना है, वो भी एज अ रजिस्ट्रेशन फ़ीस, और 5,000 आपको नहीं पे करना क्योंकि आपने कॉलेज रिजेक्ट किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने मुझे थोड़ा रिलीफ फील हुआ, तो मैंने फिर उसके बाद क्या किया कि मैंने वो कॉलेज रिजेक्ट कर दिया जो मुझे प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ था। अब उसके बाद जब सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ काउंसलिंग का, और जब मैंने फिर उसमें रजिस्ट्रेशन करवाया, मतलब पहले प्रोसेस रहता है कि आप दोबारा सारी डिटेल्स चेक करो अपनी, और फिर उसके बाद कॉलेजेस चूज़ करो। तो मैंने सारे कॉलेजेस चूज़ किए, और फिर उसके बाद जब मैं पे करने गई तो साफ साफ वहाँ पे लिखा था 5500। मैंने सोचा कि ये क्या है, मतलब उन्होंने तो बोला था कि सिर्फ मुझे 500 पे करना है और यहाँ 5500 लिखा हुआ है। फिर मुझे लगा कि लाइक हो सकता है कि कोई टेक्निकल ग्लिच हो, कुछ हो, शायद इशू हो कुछ। तो मैंने फिर उस टाइम पे पे नहीं किया, उस टाइम पे मैंने थोड़ा हटा दिया, मैंने कहा कि मैं थोड़ा टाइम बाद इसको पे करूँगी। फिर उसके बाद फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट नेक्स्ट डे पे करने की सोचा कि मैं अब सीधा नेक्स्ट डे पे करूँगी, जो भी इशू है पूरे दिन में रात में, मतलब जो भी इशू है वो ठीक हो जाएगा। फिर मैं जब नेक्स्ट डे भी पे करने गई तो सेम 5500 ही था वहाँ पे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, बिकॉज़ ये क्या ही था, मतलब उन्होंने तो बोला था कि 5,000 आपको सेकेंड राउंड में नहीं पे करना है, और फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ, बिकॉज़ क्लियरली उन्होंने बोला था कि सेकेंड राउंड में आपको 5,000 नहीं देना है, और मैं सोच रही हूँ कि अब ये क्या है, मतलब उन्होंने तो बोला था। फिर मैंने दोबारा डायरेक्ट, मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों है ऐसे। फिर मैंने डायरेक्ट उनके दोबारा हेल्पलाइन पे कॉल किया, मैंने पे नहीं किया था अभी तक 5500 दोबारा। मैंने फिर उनके हेल्पलाइन पे कॉल किया, तो इस बार एक दीदी मैम जो भी थी वो, उन्होंने कॉल उठाया था। तो मैंने उनको सारी चीज़ें बताई कि मैम ऐसे ऐसे मेरे लास्ट उसमें हुआ था। फिर मैंने जब उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको सिर्फ 500 पे करना है सेकेंड राउंड में, 5,000 आपको दोबारा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप कॉलेज रिजेक्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको तो 5500 ही पे करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या, मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या है, मतलब डायरेक्ट कुछ नहीं, सीधा इन्होंने बोला कि नहीं, आपको तो 5500 शो कर रहा है तो आपको वही पे करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या, 5500 क्यों। तो उन्होंने कहा कि नहीं, शो कर रहा है तो आपको पे करना पड़ेगा। मैंने कहा पे करना पड़ेगा, ओके मुझे समझ में आ रहा है, बट लेकिन मैंने जब लास्ट टाइम उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि मुझे 5,000 नहीं पे करना पड़ेगा, सिर्फ 500 पे करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फ़ीस।
तो वो कह रही नहीं मैम आपको वहाँ पे दिया हुआ है तो आपको 5500 ही पे करना है। मैंने 5500 क्यों पे करना पड़ेगा? आपके उस पे पीडीएफ में सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। मैंने कोई एक्सेप्ट करने के बाद ऐसा तो नहीं कि मैंने कॉलेज एक्सेप्ट कर लिया और मैं कॉलेज गई नहीं हूँ वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो तब आप मेरा रिफ़ंड ना करो तो मुझे समझ में आता, या फिर तब मुझे सेकेंड राउंड में जाना हो तब मुझे पे करना पड़े तो समझ में आता। बट मैंने डायरेक्ट रिजेक्ट किया, तो वो कह रही नहीं आपने रिजेक्ट किया तो अब आपको दोबारा 5500 पे करने पड़ेंगे। मैंने कहा ये क्या बात हुई? मतलब साफ-साफ क्लियरली पहले उन्होंने बोला कि आपको सिर्फ 500 पे करना पड़ेगा, 5000 नहीं पे करना पड़ेगा, 15,000 व्हाटएवर। मतलब वो कह रही नहीं, वो एक ही चीज़ पे टिकी हुई हैं। मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। मैं उनसे बोल रही हूँ कि आप मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन करो कि जब मैंने उस टाइम पे कॉल किया था तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि मुझे 5000 पे नहीं करना पड़ेगा, और वो कुछ नहीं एक्सप्लेन कर रही हैं, सिर्फ यही वहाँ दिया हुआ है 5500 तो आप उसको पे करो अगर सेकेंड राउंड में जाना है तो। इतना बोल के उन्होंने कॉल कट कर दी, क्लियरली कॉल कट कर दी। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि लास्ट टाइम पे उन्होंने ऐसा क्यों बोला था या ये वो, सीधा क्लियरली वो एक ही चीज़ पे टिकी हुई थी और लास्ट टाइम भी उन्होंने यही चीज़ बोल के कॉल कट कर दी। और मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया बिकॉज़ मैंने ये भी गलती कर दी थी कि मैंने जो लास्ट टाइम बात की थी, मैंने बिकॉज़ जब मैंने मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे जो बीसीए में, उनसे भी मैंने डिस्कस किया तो दे वर लाइक कि अगर तुमने फ़र्स्ट वाला कॉल जो जिसमें उन्होंने बोला था कि 5000 नहीं पे करना पड़ेगा, अगर वो रिकॉर्ड किया होता ना तो बहुत ज़्यादा सही होता। बट मैंने कहा यार अब मुझे क्या ही पता था कि ऐसा हो जाएगा। मुझे लगा कि भाई इतनी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, मुझे क्या पता था कि ऐसा मेरे साथ कुछ स्कैम हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, मुझे क्या ही पता था, वरना मैं तो कर ही लेती। अब उसके बाद मैंने फिर दोबारा हेल्पलाइन पे कॉल नहीं किया, बट मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था उस चीज़ पे कि ये क्या है कि पहले जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि आपको 5000 नहीं पे करने पड़ेंगे। मतलब क्लियरली बात यहाँ 5000 की है ही, मेरे लिए तो है, बिकॉज़ 5000 मेरे लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट है। मैं 5000 में कितना कुछ कर सकती हूँ, और नॉट इवन कि चलो मेरे लिए, चलो ठीक है आई हैव अ प्रिविलेज, मतलब ठीक है, बट लेकिन जो और भी बहुत बच्चे हैं जिनके पास लाइक जो बहुत लड़कियां हैं जिनको इतना वो नहीं है कि मतलब बहुत बच्चे हैं कि जिनको इतनी ज़्यादा प्रिविलेज नहीं है कि दो दो काउंसलिंग में 5000 टोटल 10,000 वो दे सकें सिर्फ एक सिंगल काउंसलिंग में, तो उनके लिए भी बड़ी बात है और मेरे लिए भी बड़ी बात है बिकॉज मैं अभी अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हूँ। तो मेरे लिए भी बड़ी बात है 5000 रुपीज़। बल्कि ऐसा कुछ नहीं था कि वो सेकेंड राउंड में मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा देने को रेडी नहीं थे, वो रेडी थे देने को, बट लेकिन बात यहाँ पे ये है ना कि आप खुद क्लियरली क्या क्या आपके रूल्स हैं, क्या आपका क्या है, आप उसको लेके ही कंफर्म नहीं हो। मतलब पहले एक लोगों ने बोला, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आया, मैंने उनसे क्लियरली ये तक बोला कॉल पे कि मैम आप लोग क्या अपने मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी रूल्स हैं काउंसलिंग को लेके, क्या आप लोग खुद ही क्लियर नहीं हो? आप हेल्पलाइन नंबर पे बैठ रहे हो, आप सबका सबके सब मतलब हेल्पलाइन नंबर पे बैठ रहे हो, सबसे बात कर रहे हो कि जो भी हेल्प है वो करने के लिए, और आप लोग खुद ही उस रूल्स को लेके क्लियर नहीं हो कि मतलब क्या चीज़ें हैं। मतलब पहले उन्होंने बोला कि नहीं पे करना, अब ये बोल रहे हैं कि पे करना, और मैंने सेम नंबर पे कॉल किया था, मतलब 2 हेल्पलाइन नंबर थे और मैंने सेम नंबर पे दोनों टाइम पे कॉल किया था, और सेम नंबर पे दोनों टाइम पे कॉल किया था। और लास्ट टाइम उन्होंने बोला कि नहीं आपको 5000 नहीं पे करना, और इस टाइम पे बोल रहे हैं कि नहीं 5000 पे करना है अगर सेकंड काउंसलिंग में जाना है तो। मैंने कहा यार, मतलब दोबारा मैंने फिर भी काउंसलिंग करवाई मेरे घर पे, मतलब मम्मी पापा ने पैसे दिए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं दोबारा करवा लो। फिर मैंने सेकंड काउंसलिंग भी करवाई, मतलब मेरा मन तो नहीं था करवाने का, क्लियरली इतनी भसड़ के बाद तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बट लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं करवा लो। सो फिर मैंने काउंसलिंग करवा ली सेकंड वाली, और सेकंड काउंसलिंग में आई गेस सेम ही कॉलेज फिर से इन्होंने मुझे अलॉट कर दिया, दोबारा सेम कॉलेज। मतलब इनके उसमें ये भी था कि आप एक बार उस कॉलेज को रिजेक्ट कर देते हो तो आपको वो कॉलेज दोबारा अलॉट नहीं होगा। क्लियरली मुझे वो सेम कॉलेज फिर से अलॉट हो गया। फिर उसके बाद मैं क्या ही करती, बिकॉज़ एडमिशन मैं उस कॉलेज में लेना नहीं चाहती थी, तो मैंने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। और फिर उसके बाद फिर मैंने तो अपने हाथ खड़े कर लिए कि मुझे नहीं देना ये एग्ज़ाम, बिकॉज़ क्या इनका क्या रूल है, कैसे क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब कि ये क्या ही चीज़ें हैं कि
मतलब क्या ही मैं, मेरे पास तो अभी भी वर्ड्स नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। मतलब मैं स्टोरी लाइन बना रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ इस चीज़ के लिए। मतलब मैंने सेकेंड राउंड के लिए मैंने मॉपअप में सोचा, मॉपअप में तो आपको 5000 नहीं देने थे, बट मॉपअप में क्या था, अब मैं वो भी बता रही हूँ कि मॉपअप राउंड में क्या था। मॉपअप राउंड में ये था कि आपको 5000 नहीं देने थे, 100 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन के देने थे, बट लेकिन आप वहाँ यूनिवर्सिटी जाओगे, कॉलेजेस चूज़ करोगे, जो कॉलेजेस अवेलेबल हैं वो सारे आप चूज़ करो, बट जब वो कॉलेज अनाउंस करने से पहले आपको 40,000 पे करना पड़ेगा। लाइक सीरियसली, मतलब कोई ऐसा कॉलेज आप दे दो जो अच्छा नहीं हो। और ये भी था, ऐसा नहीं कि आप अगर उस कॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपको 40,000 रिफंड हो जाएगा वहाँ पर यूनिवर्सिटी में, नहीं होगा। मतलब क्या किस टाइप का रूल है इनका। मतलब ये था कि मॉपअप राउंड में ये था कि आप 100 रुपीज़ में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाओ दोबारा मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के लिए, फिर आप यूनिवर्सिटी जाओ, वहाँ पे आप जो भी कॉलेजेस में सीट्स अवेलेबल हैं उन सब कॉलेजेस को चूज़ करो, और फिर उसके बाद चूज़ करने के बाद आप 40,000 पे करो, 40,000 पे करो, तब 40,000 पे करने के बाद वो कॉलेज अनाउंस करेंगे। और अगर आप वो कॉलेज नहीं लेते हो, अगर आपको वो कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करना है, मुझे कि आपको नहीं चाहिए, कॉलेज अच्छा नहीं है, फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो वो 40,000 आपको रिफ़ंड नहीं होगा। मतलब मतलब सोचो कि यार 40,000, 5,000 तो चलो, बट 40,000 मतलब उनका क्लियरली ये था कि अगर आप कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करते हो मॉपअप राउंड में भी, और 40,000 वो कॉलेज अनाउंस करने के पहले ले लेंगे आपसे कि आप पे करो 40,000, फिर उसके बाद, और अगर आप कॉलेज नहीं एक्सेप्ट करते हो तो वो 40,000 आपको रिफ़ंड नहीं होंगे। मतलब किस टाइप का रूल है, आप साफ साफ सामने वाले का नुकसान ही करवा रहे हो। मतलब किस टाइप का रूल है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। मैंने जब ये पूरा मतलब मॉपअप राउंड का मैंने उसमें देखा था, मॉपअप राउंड का देखा था, मैंने अगेन मॉपअप राउंड के लिए भी हेल्पलाइन पे कॉल करके पूरी चीज़ें पूछी थी। तो उन्होंने ये नहीं बोला था कि आपको 40,000 आपके पे नहीं होंगे, उन्होंने साफ साफ आधी इन्फॉर्मेशन दी थी। उन्होंने क्या मतलब पीडीएफ में जो लिखा था वो तो ठीक है, काउंसलिंग के पीडीएफ में तो मैंने तो पढ़ लिया था, बट लेकिन मैंने फिर से मतलब ऐसा मॉपअप राउंड के लिए फिर से मैंने ऐसे कॉल करके पूछा कि दैट ऐसे ऐसे क्या क्या है। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि आपके कॉलेज चूज़ करने के बाद कॉलेज अनाउंस होने से पहले आपको 40,000 पे करना पड़ेगा, और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपको वो रिफ़ंड नहीं होगा। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी आना है, आप मतलब वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाओ, आप यूनिवर्सिटी आना, वहाँ आप कॉलेजेस सारे जो अवेलेबल रहेंगे वो चूज़ करना, और उसके बाद आपको जो कॉलेज अलॉट होगा उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। उन्होंने ये नहीं बोला कि कॉलेज चूज़ करने के बाद कॉलेज अनाउंस हो, कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो अनाउंस होने से पहले आपको 40,000 पे करना है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। और मैंने जब उसमें पढ़ा था तो वहाँ पे लिखा हुआ था, जो पीडीएफ था काउंसलिंग का जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई थी, सारी इन्फॉर्मेशंस लिखी हुई थी। मतलब क्या इनका क्या था, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। कि मैंने मतलब मॉपअप राउंड के लिए ना मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया, मैंने कहा बस आई एम डन, मैं अब इसके लिए एग्ज़ाम दूंगी ही नहीं। मैंने फिर उसके बाद इस ईयर तो भी सिर्फ नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ है। मैंने मतलब पैरामेडिकल का भी मतलब मैंने बार को सोचा मैं नर्सिंग ही दे देती हूँ, बिकॉज़ नर्सिंग की क्लासेस भी अवेलेबल होती है यूट्यूब पे, मतलब अब होने लगी है। पर मैंने कहा कि नहीं, जो मेरा लास्ट एक्सपीरियंस है, भले ही कोई बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी लोगों के तो काफ़ी बड़े बड़े एक्सपीरियंस होते हैं, बट मेरा जो एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरे साथ पहली बार ऐसा कुछ हुआ था, मैंने कहा कि नहीं, अब मैं नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं दूंगी अब एग्ज़ाम। तो इसलिए अब मैंने इस साल तो नर्सिंग का ही हुआ है, अभी पैरामेडिकल का तो आई डोंट नो हुआ है कि नहीं हुआ है, बट मैंने क्लियरली डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं दूंगी एग्ज़ाम। सो दैट वाज इट, यही था मेरा स्टोरी, यही थी मेरी मतलब क्या स्टोरी, लाइक यही थी स्टोरी मेरी।